योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, आईएएस एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन में आपकी सफलता डिपेंड्स, तो डिपेंड्स आया योर सक्सेस के अनुसार। योर सक्सेस, क्योंकि यहाँ इन देखो प्रीपोजिशन है, तो योर सक्सेस के अनुसार क्या है, डिपेंड्स आया। तो आईएएस एग्जामिनेशन में आपकी सफलता डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, आपने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया, बट आल्सो, यहाँ बट के बाद आल्सो होना चाहिए, यहाँ बट के बाद आल्सो होना चाहिए, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखो नॉट ओनली के बाद ऑन है, तो बट आल्सो के बाद भी ऑन आएगा, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब राइट आंसर आपका सी आ गया। अब थोड़ा हिंदी समझ लीजिए क्या कह रहा योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जाम, फिर से इसको मिटा के हिंदी करते हैं, देखिए देखिएगा लिखा योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, कर आईएएस एग्जामिनेशन में आपकी सफलता डिपेंड्स जो आया योर सक्सेस के अनुसार, क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। तो कह रहा है कि आईएएस एग्जामिनेशन में आपकी सफलता डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, आपने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया यही इसी पर आश्रित नहीं रहता है, बल्कि बल्कि तो बट आल्सो, यहाँ बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, आपने किस तरह से पेपर दिया, आपने किस तरह से पेपर दिया इस पर भी निर्भर करता है। मतलब कह रहा है आईएएस एग्जामिनेशन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला कहता है कि आपने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया, इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपने उस पेपर को किस तरह से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए हम अभी भी कहेंगे यदि आप एसएससी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको मैथ ही नहीं बल्कि आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वही सेंटेंस कर रहा है, बट नहीं बल्कि बट आल्सो आएगा, बट आल्सो आएगा, बट आल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम, आपने उस पेपर को कैसे लिखा इस पर निर्भर करता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए दूसरा, हैवेरेंस प्रिवेंटेड अस टू गो, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ये तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन, प्रिवेंट 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 या प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, प्रिवेंट या प्रोहिबिट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, जब फ्रॉम आएगा तो गारंटी है कि भर में आईएनजी लगेगा, कन्फर्म आईएनजी लगेगा, तो कहा जाता है प्रिवेंट प्रोहिबिट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस V4, प्रिवेंट प्रोहिबिट ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस V4 आता है, रोकना या मना करना। हैवेरेन प्रिवेंटेड अस टू नहीं बल्कि फ्रॉम, और फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगा तब V4 लगेगा। हैवेरेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग द सिनेमा, भारी बारिश हमें सिनेमा जाने से रोक दिया, प्रिवेंट या प्रोहिबिट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस V4 आएगा। क्लियर? फ्रॉम गोइंग आएगा। कह रहा है इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, कंजक्शन है, द मेजोरिटी ऑफ, देखिएगा द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन, देखो यहाँ भी ऑफ, इन अ स्टेट प्रोस्पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कॉमा लगाते हैं, अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रोस्पर, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इफ कंडीशनल सेंटेंस है, तो इफ कंडीशनल सेंटेंस है तो नियम होता है कि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ रहे, तो कन्फर्म है कि दूसरे सेंटेंस में आपको विल या शैल आएगा, कन्फर्म है कि विल या शैल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल आएगा तो कन्फर्म V1 आएगा। तो सेंटेंस कह रहा कि इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट, कर यदि किसी राज्य में व्यक्तिगत की बहुलता, इंडिविजुअल्स की बहुलता, तो नियम होता है द मेजोरिटी ऑफ या अ मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा, प्रोस्पर हो गया प्लूरल वर्ब, द मेजोरिटी ऑफ प्लूरल नाउन, जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब लेगा, नाउन पर डिपेंड करेगा, इस नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा आएगा, इस नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा आएगा, द मेजोरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा आएगा। वही कह रहा कि इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रोस्पर, यदि राज्य में व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत बहुलता, व्यक्तिगत मेजोरिटी बहुलता विकास करता,
प्रॉस्पर करता है, उन्नति करता है। द स्टेट इटसेल्फ, राज अपने आप, राज अपने आप प्रॉस्पर कर जाएगा, अपने आप उन्नति कर जाएगा। इसका मतलब हुआ जब इफ के बाद आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किए हैं तो फिर भाई वुड कैसे आएगा, विल आएगा, विल प्रॉस्पर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे को लग रहेगा सर इट सेल्फ क्या है? भाई साहब जब नाउन के साथ इट सेल्फ आ जाए तो इट सेल्फ आपका इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इम्फैटिक, द स्टेट इट सेल्फ विल प्रोस्पर, राज अपने आप उन्नति करेगा, राज अपने आप उन्नति करेगा। क्लियर? लिखा हुआ इट मोटरिस्ट डोंट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस। कह रहा है इट, गलती लिखा है, यहाँ इफ होना चाहिए, गलती है, यहाँ इट नहीं इफ होगा। इफ मोटरिस्ट डोंट, सुधार लीजिएगा, वहाँ इफ होगा। इफ मोटरिस्ट डोंट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, यदि ट्रैफिक रेगुलेशन का नियंत्रण नहीं करे, यदि मोटरिस्ट मतलब हुआ कि मोटरसाइकिल चलाने वाला यदि ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करे, ठीक है, तब दे मतलब मोटरिस्ट हो जाएगा, मोटरसाइकिल चलाने वाला, तब दे विल बी स्टॉप, उन्हें रोका जाएगा, उन्हें टिकट क्या, उन्हें चलान काटा मतलब उसे टिकट किया जाएगा, और हैव टू फाइन, हैव टू पे फाइन, उसे भुगतान करना पड़ेगा, उसे भुगतान करना होगा। मतलब हुआ या इफ पहले सुधारेंगे तो इफ के इट गलती से मिसप्रिंटिंग था वो, इफ मोटरिस्ट डोंट ऑब्जर्व, तो अभी पढ़ा रहे थे इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे सेंटेंस में बिल या सेल प्लस V1, उसका पैसिव आएगा तब बिल बी या सेल बी प्लस V3 आएगा। तो लिखा हुआ इफ मोटरिस्ट डोंट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, यदि मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन को नहीं मानते हैं तो उन्हें रोका जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, रुक नहीं जाएगा, रोका जाएगा पैसिव, उन्हें चालान किया जाएगा पैसिव, और दे हैव टू पे फाइन, उन्हें भुगतान करवाया जाएगा नहीं बल्कि उसे भुगतान करना होगा, करना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर डी है। हैज टू, हैव टू या हैड टू बाध्यता बतलाने के लिए प्रयोग करते हैं। हैज टू, हैव टू या हैड टू बाध्यता मतलब कंपल्सन, 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 कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, बाध्यता बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विवश करता है, तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस में आपका कंपल्सन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ आएगा? डी राइट आंसर होगा। लिखा हुआ ही आस्क सपोजिंग इफ, देखो सपोजिंग और इफ दोनों साइनो है, सपोजिंग और इफ जो है ना दोनों साइनो है। क्लियर? सपोजिंग और इफ दोनों साइनो है। सपोजिंग और इफ दोनों साइनो है, सपोजिंग और क्या चीज इफ, दोनों साइनो है, दोनों साइनो। जब दोनों साइनो है भाई साहब तो दोनों एक साथ कैसे आएगा? या तो आप सपोजिंग का इस्तेमाल करिए या तो इफ का इस्तेमाल करिए, या आप सपोजिंग का इस्तेमाल करिए या फिर इफ का इस्तेमाल करिए। क्लियर? ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, मान लिया जाए कि वो असफल हो गया, फेल्स नहीं बल्कि फेल्ड होगा, पास्ट इन पास्ट, आगे पीछे सब पास्ट है तो पास्ट इन पास्ट होगा ना, तो यहाँ सपोजिंग या इफ आएगा, लेकिन आस्क के कारण सपोजिंग से अच्छा रहेगा इफ लगा दो। ऐसे सपोजिंग बराबर इफ होते हैं, सपोजिंग बराबर इफ होते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड, सपोजिंग बराबर इफ, मान लो कि वो फेल हो जाए, जैसे देखो इधर भी पास्ट था इधर भी पास्ट है, तब फेल्स के स्थान पर फेल्ड करना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम फेल कर गया, तब क्या करोगे? द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत के लोग, समझिएगा क्वेश्चन, प्राचीन भारत के लोग वर मोर सिविलाइज्ड, करा प्राचीन भारत के लोग वर मोर सिविलाइज्ड, अत्यधिक सभ्य थे, ज्यादा सभ्य थे, देन एंशिएंट यूरोप, प्राचीन यूरोप के लोगों की तुलना में। देखिए कंपेयर किससे कर रहा, कह रहा द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो ये ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आ गया। ये तो लगभग जो आज पूरी तरह से क्लास कर रहा होगा इसको कन्फर्म में रूल आउट हो गया होगा कि जब भी दो से ज्यादा नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे
तो ऑफ के या किसी प्रीपोजिशन से पहले आएगा। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप से नहीं बल्कि प्राचीन यूरोप के लोगों की तुलना में अत्यधिक सब थे। तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए डेट ऑफ या दोज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर सुधारिए सी नंबर में, देन दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप। क्लियर हो गया। देन दोज ऑफ लिखने का मतलब हुआ कि द पीपल ऑफ लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ एंशिएंट यूरोप लिखा हुआ है, लेकिन नाउन को हम रिपीटेशन नहीं कर सकते। मतलब एक ही नाउन को हम बार बार नहीं लिख सकते। जब एक ही नाउन को हम बार बार नहीं लिख सकते तो उसके लिए हमारे पास अगला विकल्प तो है, दोज ऑफ लगा दो। अब कंपेयर करना आसान हो गया। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के लोग प्राचीन यूरोप के लोगों की तुलना में, तो यहाँ द पीपल ऑफ नहीं लगा सकते हैं तो दोज ऑफ लगा दो। देन राइट आंसर सी आएगा। क्लियर। लिखा हुआ द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स, यहाँ भी आप बनाइए ना। देखो किससे लिखा हुआ, ऑफ से। क्या लिखा हुआ, ऑफ से। फिर यहाँ वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, अखबारों में पब्लिश कर दिया गया। इसका मतलब हुआ कि आपका लिस्ट नाउन है, नेम्स नाउन है, टैक्स डिफॉल्टर्स नाउन है। आप खुद ही बताइए भाई साहब कि नाउन नेम्स भी नाउन है, टैक्स डिफॉल्टर्स नाउन है, कर चोरी करने वाला, लिस्ट भी नाउन है। बताइए किसके अनुसार वर्ब लगा दें। अब इतना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं, तब तो एक ही क्लास में आपको बहुत सारा नॉलेज हम दे दिए, बहुत सारा नॉलेज कि हम कंफर्म कर दे कि कौन सा वर्ब कौन सा नाउन कैसे हम यूज करेंगे। तो जब जब आपका दो से ज्यादा नाउन एक साथ प्रयोग हो जा रहे हैं, ऑफ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट काम करेगा, ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इसका वर्ब होगा द लिस्ट के अनुसार। द लिस्ट सिंगुलर है तो वाज होनी चाहिए, वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। हिंदी करना रहे तो यहाँ से हिंदी करिएगा, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुआ ना उसके पहले वाला नाउन। कर चोरी करने वाले, कर डिफॉल्टर्स मैंने टैक्स डिफॉल्टर्स, कर चोरी करने वालों की नामों की सूची अखबारों में पब्लिश कर दिया गया, अखबारों में पब्लिश कर दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ, देखो वन ऑफ के बाद एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन जब भी आएगा तो प्लुरल आएगा। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स होनी चाहिए, क्या आएगा, बिलीव्स आएगा। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स, वर्ब सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द किल, द नहीं रहे तो माई ही जावर ये सब लिख सकते हैं। प्लुरल नाउन आएगा, वर्ब कैसा, सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा, सिंगुलर आएगा। वर्ब कैसा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सही है। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स, मेरे विश्वासों में से एक यह है कि नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, कर परिश्रम का कोई जगह नहीं ले सकता। मेरे विश्वासों में से एक ये विश्वास है कि परिश्रम का जगह कोई नहीं ले सकता। मैं मेहनत करूंगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, ये मुझे यकीन है, मेरा विश्वास है। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू, देखिए बिलोंग का कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या बोलेंगे, बिलोंग का कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है। पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू, तब बिलोंग क्रिया का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है। इसका राइट आंसर है पीपल हु डोंट बिलोंग टू, ये सुधारेंगे आप लोग। ठीक है, क्या सुधारेंगे भाई, आर नॉट बिलोंगिंग टू के स्थान पर बनेगा डू नॉट बिलोंग टू, राइट आंसर आएगा। ठीक है, पीपल हु डोंट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, वैसे लोग, ध्यान दीजिएगा, कह रहा वैसे लोग, ठीक है, कह रहा वैसे लोग। जब यहाँ लिखा हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन को डेफिनिट कर देता है, तो यहाँ द पीपल लगा दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जो हु होता है किसी नाउन को, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन को डेफिनिट बनाता है। जब डेफिनिट बना देगा तो कन्फर्म द आर्टिकल लेगा। द पीपल हु डोंट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी, वैसे लोग जो राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, वैसे लोग जो राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वांट, तो वांट आ रहा है ये पीपल के लिए, वांट टू डिवाइड द कंट्री, देश का विभाजन करना चाहता है, देश का विभाजन करना चाहता है। वांट टू डिवाइड द कंट्री, देश को बांटना चाहता है। बिलोंग क्रिया का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता। ठीक है, लिखा नाइदर द प्रिंसिपल नो द स्टूडेंट, जब जब आपका नाइदर नो राइदर और से जुड़ा रहे दो नाउन या प्रोनाउन, तो नजदीक वाले जो नाउन है ना इसके अनुसार वर्ब आएगा, है ना।
तो टेक्स नहीं बल्कि टेक आएगा। क्या आएगा? टेक आएगा। स्टूडेंट्स के अनुसार होगा, स्टूडेंट्स के अनुसार होगा। जब जब आपका नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नाउन प्रोनाउन से जुड़ा रहे तो जब भी वर्ब आएगा तो नजदीक वाले शब्द के अनुसार आएगा। नाइदर, ना ही प्रिंसिपल, ना विद्यार्थी टेक इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की समान भलाई में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। ना तो प्रिंसिपल रखते हैं ना ही स्टूडेंट्स रखते हैं। टेक इंटरेस्ट इन, दिलचस्प रखना, द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की समान भलाई में इंटरेस्ट रखते हैं। ना तो प्रिंसिपल रखते हैं ना ही छात्र रखते हैं। वी हैव रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ओनली स्टरडे, देखिए सिर्फ कल प्राप्त हुआ। तो आपको शायद पता होनी चाहिए, शायद पता होनी चाहिए कि स्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। स्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट संडे जो रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। सिंपल पास्ट टेंस होने का मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें V2 चाहिए, यानी हैव को रिमूव करना पड़ेगा, हैव को हमें रिमूव करना पड़ेगा, हैव को हमें हटाना पड़ेगा। वी रिसीव्ड अ मैसेज हो जाएगा फ्रॉम ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हमने कल, कल हमने क्या किया हुआ? शिक्षा मंत्री से मैसेज प्राप्त हुआ, हमें मैसेज प्राप्त हुआ। हे राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम ए ग्रेजुएट, सिंस अथवा एवर सिंस, सिंस अथवा एवर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। सिंस या एवर सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहे तो कन्फर्म सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। सिंस या एवर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल पास्ट टेंस या पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ लिखा हुआ ही बिकेम ए ग्रेजुएट, इसका अर्थ हो जाएगा जब से, जब से, जब से वह ग्रेजुएशन किया, जब से वह ग्रेजुएशन किया है तभी से वो उपन्यास लिख रहा है। दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ही इज राइटिंग नहीं, ही हैज बीन राइटिंग हो जाएगा। ही हैज बीन राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग हो जाएगा। ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स। सिंस या एवर सिंस, देखिए नियम इसका चलता है इस तरह से, या तो सिंस होगा या तो एवर सिंस आएगा, या तो एवर सिंस आएगा, जिसके बाद हमारे पास दो टॉपिक आएगा, या तो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम का, या सिंपल पास्ट टेंस आएगा, या सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, या सिंपल पास्ट टेंस या पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सिंस या होगा या एवर सिंस आएगा, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो केवल सिंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में दोनों आएगा। टेंस यहाँ जो होगा ना प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा, दोनों टर्म में यूज होते हैं। तो लिखा हुआ ही हैज बीन राइटिंग एवर सिंस या सिंस ही बिकेम ए ग्रेजुएट, जब से वह ग्रेजुएशन किया तब से उपन्यास लिख रहा। हैज बीन होगा, राइट आंसर ये आएगा। आई आस्क्ड हिम, जब जब, ध्यान दीजिए WH सेंटेंस के पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए, WH के पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले बात को असर्टिव बनाया जाता है। असर्टिव बनाने का मतलब हुआ कि ही कॉल्ड होनी चाहिए, ही कॉल्ड मी या फुल होनी चाहिए। असर्टिव बनाने का मतलब हुआ डू डज डिड को हटा देना। ऐसे हम इसको हटा देते ना तो वो सही हो जाता, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता। नियम कहता है कि WH सेंटेंस गौर से देखेगा तो नरेशन आपको दिखाई देगा, तो गौर से देखिएगा तो ये आपको नरेशन दिखेगा। तो WH सेंटेंस के पहले, WH सेंटेंस के पहले जब भी कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले बात को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब हुआ कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल, उन्होंने मुझे मूर्ख कह के क्यों बुलाया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य थे, मैं आश्चर्य थे। When he told me, जब उन्होंने मुझसे कहा, how much does he studied every day, रोज कितने देर तक अध्ययन करते हो। तो ये भाई साहब पास्ट टेंस से, पास्ट टेंस से, तो ये प्रेजेंट यहाँ कोची कर रहा, इसका आंसर बनेगा he studied बन जाएगा, he studied राइट आंसर होगा, पास्ट टेंस होगा। साथ ही साथ असर्टिव भी बनाना, क्योंकि WH वर्ड के पहले जब सेंटेंस आ जाए तो सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाने का मतलब होता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे, तो ही स्टडीड हो जाएगा। क्लियर। एवरीडे,
WH के पहले जब जब कोई सेंटेंस आएगा तो कन्फर्म WH वाले बात को असर्टिव बनाना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैड डिसाइड टू मतलब होते हैं निर्णय लेना, तय करना। सरकार ने ये तय किया टू डिक्रीज द प्राइसेस फॉर राइस। देखो द प्राइसेस फॉर नहीं ऑफ आएगा, दो नाउन को जोड़ने के लिए हमें ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ता। फोर का नहीं, फोर तो उद्देश्य बतलाता है, फोर हमारा उद्देश्य बतलाने के लिए यूज किया जाता। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू, सरकार ने ये तय किया टू डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल की कीमतों में गिरावट करने का तय किया, निश्चय कर लिया। सी राइट आंसर आएगा। द 2 hours है पास्ट सिंस। देखो अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ना आपको कि सिंस या एवर सिंस, अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। सिंस अथवा एवर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए या पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए। सिंस या एवर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पॉइंट ऑफ टाइम होनी चाहिए। मतलब इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, 2 hours have passed since he fell asleep है ना, ये सेंटेंस सही है। या फिर इस सेंटेंस देखिए अभी सिखा रहे थे ना कि सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस होगा नहीं, हैड को हटाना पड़ेगा, आंसर आपका सी आएगा। या ऐसे सेंटेंस को कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे इट इज करके पूछेगा, इट इज 2 hours since he fell asleep, जब से वो सोया है 2 घंटा बीत चुका है। जैसे इच्छा बनाइए, कभी कभी आपको इट इज का पूछ देगा, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा, या फिर कभी कभी इसको इट इज करके पूछेगा, इट इज 2 hours या 2 hours है पास्ट, 2 hours है पास्ट, या इट इज 2 hours सिंस ही फेल asleep। क्लियर? नेक्स्ट आइए, हैविंग ब्रोकन डाउन। कह रहा हैविंग ब्रोकन डाउन, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते, पार्टिसिपल मतलब दोनों का सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। पार्टिसिपल दैट मीन्स दोनों का सब्जेक्ट सेम होनी चाहिए, चाहे सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो। देखिए पार्टिसिपल चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट हर हाल में सेम होनी चाहिए, चाहे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना रहे, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सब्जेक्ट एक होनी चाहिए। हैविंग ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन मैंने होते खराब होना, ब्रेक डाउन खराब होना, ब्रेक डाउन खराब होना, ब्रेक डाउन खराब होना। लिखा हुआ हैविंग ब्रोकन डाउन, खराब होने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ खराब होने के पश्चात, खराब होने के पश्चात द ड्राइवर सेंड द कार टू द गैराज, ड्राइवर ने कार को गैराज भेज दिया। अब सोचिए आप भाई साहब, आप सोचिए कि खराब होने के पश्चात, देखिए खराब होने के पश्चात ड्राइवर ने कार को गैराज भेज दिया, तो खराब ड्राइवर हुआ या कार हुआ? कार हुआ। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कार दिख रहा, जबकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ड्राइवर दिख रहा है। तो जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाए तो हमें एक करने के लिए, तब सेंटेंस गलत है। एक क्या करें जो इस सेंटेंस दोनों का सब्जेक्ट सेम हो जाए, क्या करें कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट ड्राइवर हो, कार हो जाए। इसका मतलब लग रहा है कि इसको हम पैसिव बना दें, उस सेंटेंस को पैसिव बना दे तो सही हो जाएगा। तो आंसर बी बनाना पड़ेगा, यानी राइट आंसर बनाएंगे, यहां से यहां तक को करेंगे द कार वाज सेंट, हो गया। द कार वाज सेंट टू द गैराज बाय द ड्राइवर। आप लिखिए चाहे ना लिखिए, यदि बाय द ड्राइवर लिखना चाहेंगे तो सी में लिखना पड़ेगा, इसलिए रिमूव करना ही बेहतर है, क्योंकि बी से हटाकर सी में ले जा नहीं इन कर सकते, बी से हटाकर हम सी इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा हैविंग ब्रोकन डाउन, खराब होने के पश्चात, द कार वाज सेंट टू द गैराज बाय द ड्राइवर। तो सी ऑप्शन में बाय द ड्राइवर समझो छुपा हुआ है, एरर है, इसलिए हम लिख नहीं सकते हैं,
क्योंकि एरर का नियम होते कि बी ऑप्शन से उठाकर सी में आप नहीं लिख सकते। तो कुछ ऐसे नाउन होते जिससे पैसिव वॉइस में हटा दिए जाते हैं। जैसे चोर को अरेस्ट किया गया, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, आप लिखिए चाहे ना लिखिए। मरीज को ठीक किया गया, बाय द डॉक्टर, आप लिखिए चाहे ना लिखिए। बस समझ में आ गया होगा। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन तो अपने पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। राइटर है भाई तो हैज कैसे आएगा, हैव नहीं आएगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, वह उन राइटरों में से एक है, वह उन राइटरों में से एक है जो हैव वोन एक्लेम द वर्ल्ड, जो जीत चुका है। एक्लेम जो प्रशंसा, वर्ल्ड ओवर पूरे संसार में जो प्रशंसा जीत चुका है उनमें से वो एक है। पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। हालांकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, परंतु रिलेटिव प्रोनाउन अपने तुरंत पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब लेता है। द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, तो गिव के बाद नहीं बल्कि गिविंग होनी चाहिए। आदेश देने के अर्थ में ऑर्डर नहीं होते, ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर्स आएगा। ऑर्डर वर्ब है, आदेश देना, आदेश देना, आदेश देना है ना, जिसके बाद फोर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा फोर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है। ऑर्डर आपका नाउन है, जब ऑर्डर नाउन है तो इसका अर्थ होता है क्रम। ऑर्डर आदेश के अर्थ में ऑर्डर्स होता है, प्लूरल नाउन। आदेश आधिकारिक आदेश होता है, आधिकारिक आदेश हमेशा यस लगा रहेगा, यस लगा रहेगा तो पीछे नाउन आएगा तो फोर ले लेगा, कन्फर्म फोर लेगा, पीछे नाउन आएगा तो फोर आएगा। तो द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन है भाई साहब तो कन्फर्म गिव कैसे आएगा, V4 ना आएगा। प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है, एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर नहीं बल्कि द ऑर्डर्स हो जाएगा। आदेश देने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। मिस्त्री देखा, राजमिस्त्री आदेश देने के सिवाय कुछ नहीं करेगा। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब विद्यार्थी जब बीमार हो जाते हैं, दे फाइंड वे ढूंढते हैं, यह डबल मिस प्रिंटिंग है, दे नहीं होनी चाहिए, दे गलत है। दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप, देखिए जब विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं तो दे फाइंड, दे फाइंड उन्हें पता चलता, वो फाइंड करते हैं कि दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप व्हेन दे रिटर्न। देखिए विद्यार्थी क्या होता है कि जब वो बीमार हो जाते हैं ना तब उससे पता चलता है, तब दे फाइंड वो पाते हैं कि दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क, उन्हें बहुत सारे काम करना होगा। दे हैव, यहाँ दे गलती से लिखा गया, डबल हो गया, डैट होना चाहिए था दरअसल, डैट लगा दो। दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क, उससे बहुत सारे काम करना पड़ेगा, उससे उसके पास बहुत सारे काम हो जाएगा। टू कैच, कैच अप विथ होगा, कैच नहीं कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न, जब वे वापस लौटेंगे तो उसे बहुत सारे बचे हुए काम करना होगा, उसके पास बहुत सारे काम हो जाएगा। तो कैचअप नहीं बल्कि कैचअप बीत होते हैं, कैचअप बीत होगा, शेष बचे काम को करना, शेष बचे काम को करना, यानी कैचअप के स्थान पर कैचअप बीत लगा देना। वेन दे तो रहेगा ही, वेन दे रिटर्न वो सब रहेगा, कैचअप बीत बने होते हैं शेष बचे काम को करना, शेष बचे काम को करना कैचअप बीत होते हैं, शेष बचे काम को करना कैचअप बीत होते हैं। मतलब राइट आंसर देखिए सी होगा। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं तब उसे पता चलता है कि दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न, उसे पता चल जाता है कि जब हम वापस लौटेंगे तो शेष बचे काम को करने के लिए, शेष बचे कार्य को करने के लिए बहुत सारे काम मिलेंगे, बहुत सारे काम हमारे पास हो जाएगा, जब हम वापस लौटेंगे तो बहुत सारे काम होगा। तो कैचअप बीत होते शेष बचे काम को करना। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, स्कार्सली जैसे ही वाक्य शुरू में आ जाए, स्कार्सली हार्डली कन्फर्म है कि देन नहीं वेन आएगा, स्कार्सली हार्डली रहे तो कन्फर्म वेन आएगा, स्कार्सली हार्डली वाक्य शुरू में रहे तो वाक्य इन्वर्जन होगा, ये बात भी सही आपको है। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस, करा जैसे ही मैं जैसे तैसे, नर्वस टेंस जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे। व्हेन द प्लेन टुक ऑफ, जैसे ही पहुंचे प्लेन उड़ गया, टेक ऑफ बने होते उड़ान भरना, उसी का V2 लिखा हुआ टुक ऑफ।
टेक ऑफ उड़ान भरना, लिविंग मी स्टैंडिंग इन एन एलन प्लेस। क्लियर हो गया। तो हार्डली, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली के बाद जब भी आएगा तो वेन आएगा, जब भी आएगा तो वेन आएगा। नो सुनर के बाद देन आएगा। लिखा हुआ हार्ड, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, नर्वस एंड टेंस। कर जैसे तैसे मुश्किल से एयरपोर्ट तक पहुंचे आप, जैसे ही पहुंचे प्लेन उड़ गया। लिविंग मी, मुझे छोड़कर उड़ गया। स्टैंडिंग इन एन एलन प्लेस, अनजान स्थान पर मुझे खड़ा छोड़कर उड़ गया, उड़ान भर गया, जैसे पहुंचे उड़ गया। 23 आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। पर मैं उसे केवल और केवल, आई हैव सीन हर ओनली वंस, मैं उसे केवल और केवल एक बार मुलाकात किया हूँ, केवल और केवल एक बार देखा हूँ। परंतु मैं उसे खूब चाहता हूँ, परंतु मैं उसे खूब चाहता हूँ। लाइक का कंटिन्यूअस नहीं होता, लाइक का कंटिन्यूअस नहीं होता। इसका राइट आंसर आएगा आई लाइक आएगा। आई एम लाइकिंग के स्थान पर आई लाइक होगा। लाइक का कंटिन्यूअस नहीं होता, आई लाइक हर अ लॉट, मैं उसे खूब चाहता हूँ। लाइक का कंटिन्यूअस नहीं होता है, जिस वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं होता है कन्फर्म उसे केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच, एंजॉय क्रिया के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि वी एंजॉय, तो एंजॉय क्रिया के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब यहाँ जो है आपका आवर सेल्फ्स लगाना पड़ेगा, आवर सेल्फ्स लगाना पड़ेगा। वेरी मच रहेगा, एंजॉयड भी रहेगा, लेकिन बीच में आवर सेल्फ्स लगेगा। एंजॉय, एंजॉय क्रिया के बाद समझिए या तो ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, या रिफ्लेक्सिव चाहिए, या फिर V4 चाहिए। ये तीन में से कोई एक होना चाहिए। एंजॉय क्रिया के बाद या तो ऑब्जेक्ट चाहिए, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या V4 चाहिए। ये तीनों में से कुछ नहीं था। वेरी मच तो आपका एडवर्ब है, वेरी मच आपका एडवर्ब है, इसलिए कंफ्यूजन के लिए वेरी मच दे देता है। तो लिखेंगे वी एंजॉयड आवर सेल्व्स वेरी मच एट द पार्टी। मैंने उनसे कहा कि हमने पार्टी में खूब मौज मस्ती की, खूब आनंद की। राइट आंसर बी होगा। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, वेरी हार्डली नहीं बालक, वेरी हार्ड हो जाएगा। जॉन काफी परिश्रम कर रहा। जॉन इज वेरी हार्डली, हार्डली का यूज मेन वर्ब के बाद नहीं होता है। हार्डली, हार्डली का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद होता है। हार्डली का प्रयोग मेन वर्ब के पहले में सहायक क्रिया के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। जबकि हार्ड का प्रयोग, जबकि हार्ड का प्रयोग आपको मेन वर्ब के बाद आएगा। हार्ड का प्रयोग मेन वर्ब के बाद आएगा। अब बताइए, जॉन इज वेरी, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं भाई, हार्ड होगा, काफी परिश्रम कर रहा। चूंकि द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा, चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा, एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग, चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा। क्लियर हो गया। वर्किंग वेरी हार्ड होगा, परिश्रम कर रहा। हार्डली ऐसे भी नेगेटिव वर्ड है, ऑलमोस्ट नॉट इसका साइन हुआ था, ऑलमोस्ट नॉट इसका साइन हुआ था। ये नेगेटिव वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है।